तो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हाउ पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व, तो बेसिकली बहुत इजी सा है, सेक्शन 40 से लेके 44 के बीच में डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। सबसे पहले है सेक्शन 40, बाय एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व बाय agreement also. What do you mean by agreement? A firm may be dissolved with the consent of all partners or in accordance with the contract between the parties, है ना? तो consent of all the partner, तो सारे पार्टनर चाहते हैं कि वो आगे they don't want to continue, वो अपना एग्रीमेंट करें कि we are not interested to continue the partnership firm further, ठीक है? They can leave out, they can bring this into end. First rule. Second is compulsory, section number 41. Compulsory dissolution, है ना? तो second is a compulsory dissolution. What is compulsory dissolution? That means कब खुद से खुद डिसॉल्व हो जाएगी, वो कौन कौन सिचुएशन है जब पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व कर दी जाएगी? फर्स्ट, by adjudication of all partners or of all partners but one as insolvent. First is insolvency of the partners. First is insolvency of पार्टनर्स। तो अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, या फिर कोई ऐसे पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर हैं, 4 में से चारों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो, या फिर 4 में से 3 इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गए, तब क्या होगा? तो माना जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? बाय द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट which make it unlawful for the business of the firm to be carried, for the partners to carry it or in it partnership. What is this? Business become unlawful, business turn unlawful, ऑटोमेटिक या फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। बिजनेस टर्न अनलॉफुल का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बिहार, बिहार में ए एंड बी आर द पार्टनर्स डूइंग द पार्टनरशिप फर्म फॉर द सप्लाई ऑफ लिकर, है ना, दे आर डूइंग इन अंडर लाइसेंस, बट हुआ क्या, कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? लिकर इज बैंड। अचानक से क्या हो गया? बिजनेस बिकम अनलॉफुल, पार्टनरशिप विल बिकम एंड, ठीक है। तो किसी वजह से बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर्ड हो गया या बन गया है, तो फिर पार्टनर क्या होगा? कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, माना जाएगा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। दीज आर द टू सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? 42, दिस इज अ डेसोल्यूशन ऑन कॉन्टिजेंसी, डेसोल्यूशन ऑन कॉन्टिजेंसी। डेसोल्यूशन ऑन कॉन्टिजेंसी मतलब हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, दैट मीन्स डिसोल्यूशन हैपन ड्यू टू इवेंट, happening of event that may cause dissolution। तो कोई इवेंट जिसकी वजह से डेसोल्यूशन हो सकता है, वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से डेसोल्यूशन हो सकता है? फर्स्ट कहते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फर्म इज डिसॉल्व फर्स्ट if constituted for fixed term by the expiry of that term. Simple. The first is on expiry of term, second in on expiry of venture, expiry of venture, ठीक है। second is if constituted to carry out one or more adventures or undertaking
बाय द कंप्लीटेशन देयर ऑफ। ये पर्टिकुलर दोनों ही कंडीशन कौन सी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की है। कहते हैं तो अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्रिएट की गई है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ दैट एक्ट और ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ दैट टाइम क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई, कंटिजेंसी है। थर्ड, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, एनी ऑफ द पार्टनर डेथ। और फोर्थ है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। देखिए दो सिचुएशन, यहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी है, वहां पे भी इंसॉल्वेंसी है। यहाँ पे कंपल्सरी रेजोल्यूशन है, वहां पर कंटिजेंट रेजोल्यूशन है। डिफरेंस क्या है दोनों में? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, सारे पार्टनर डिसोल्यूशन या मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर डिसॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप अब कंस्टिट्यूट नहीं कर सकती। इसमें से कोई एक पार्टनर डिसॉल्व हो रहा है, कौन सा वाला, जहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो सिंगल पार्टनर हो रहा है, तो वो कंटिजेंट है। दे कैन कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप और दे कैन ऐड ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट इज सेक्शन 43, दैट इज बाय नोटिस। ये सिर्फ होता है कब, इन पार्टनरशिप बाय विल, पार्टनरशिप बाय विल। तो इफ देयर इज अ पार्टनरशिप बाय विल, ठीक है, तब क्या होगा, एनी वन ऑफ द पार्टनर कैन गिव द नोटिस एंड ब्रिंग द फर्म इनटू डिसोल्यूशन। व्हाट दे आर सेइंग, वेयर a partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned, as for the date of the commencement of the notice। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कोई भी एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप बाय विल है तो नोटिस दे दे अदर पार्टनर्स को, और वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और ये रेजोल्यूशन कब से माना जाएगा, जिस दिन उसने नोटिस सर्व किया है उस दिन से माना जाएगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। और लास्ट है सेक्शन 44, दैट इज बाय कोर्ट, दैट मीन्स बाय फाइलिंग सूट। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके, और वो कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकता है, ठीक है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है इफ एनी पार्टनर बिकेम अनसाउंड। अगर कोई एक पार्टनर अनसाउंड हो गया है, तो ऑब्वियसली अनसाउंड हो गया तो समझो ना, अभी तक हमने डेसोल्यूशन जो पढ़ा है वो पढ़ा है कंसेंट से, नोटिस से। अब कोई अनसाउंड माइंड हो गया तो वो कंसेंट दे ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट्स दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज अनसाउंड का मेंटल स्टेटस खत्म हो गया। तो कोर्ट से डिसोल्यूशन लेना पड़ता है जब पार्टनर अनसाउंड हो जाता है। क्या बोलते हैं, दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner। तो जो भी अनसाउंड हुआ है वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, या फिर जो पार्टनर अनसाउंड हुआ है उसका दूसरा पार्टनर जो है वो रेजोल्यूशन के लिए जा सकता है। सेकेंड, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग has become in a way permanently incapable of performing his duties to the partner। Second is permanent incapability to act as partner। So what do you mean permanent incapability to act as partner? What does it mean? फिजिकल इनकैपेबिलिटी। देखिए मेंटल इनकैपेबिलिटी ऊपर चला गया, ये पार्टनर क्या है, फिजिकली या मेडिकली इनकैपेबल हो गया।
परमानेंटली हाथ कट गए हैं, है ना, आंखें चली गई हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया है, मेडिकली हैंडीकैप्ड हो गया है, ऑन बेड रिटर्न आ गया है ना, जिसकी वजह से आप वो पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं कर पाएगा, पार्टनर एज अ पार्टनर काम नहीं कर पाएगा, तो आप डिसॉल्व करा सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, द पार्टनर other than the partner suing is guilty of a conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on business regarding being had to the nature of the business. That is third, partner guilty for act that is prejudice to business. What is this? बोलते हैं दोनों पार्टनर में से या कोई एक पार्टनर ऐसा है जो किसी ऑफेंस में गिल्टी हो गया, ठीक है, तो उसने कोई ऐसा एक्ट कर लिया है, गिल्टी यहाँ पे वो बिल्कुल पनिशमेंट नहीं है, मतलब वो उसका कोई कंडक्ट ऐसा है जिसकी वजह से, या उसने ऐसा कोई कंडक्ट किया है जिसकी वजह से अब बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जो फ्रेश मिल्क, प्योर फ्रेश मिल्क का बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में, और उसका जो पार्टनर है उसके ऊपर चार्जेस ऑफ अडल्ट्रेशन है, फूड अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क लग गया, कोई खरीदेगा उनसे दूध? अब कोई नहीं खरीदेगा, है ना। कोई स्वीट मार्केट है, स्वीट बेचता है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर चार्ज लग गए एडल्ट्रियस स्वीट बनाने के, क्या उसकी शॉप से कोई बिजनेस खरीदेगा? तो अब बिजनेस उसकी कंडक्ट की वजह से, एक पार्टनर की गिल्ट की वजह से, उसके कंडक्ट की वजह से दूसरे पार्टनर को जो बिजनेस करने का प्रेजुडिस कॉज हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसके साथ बिजनेस करने से, तो उसे निकाल देंगे, है ना, उसको निकाल सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, that a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of affair of firm or the conduct of its business, or otherwise so conduct himself in matters relating to business that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on business in a partnership with him. That is fourth, mismanagement. Mismanagement between partners, ठीक है, दैट इज पार्टनर्स के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, या उनके एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लैशेस हैं कि एक साथ बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, तो फिर वो रेजोल्यूशन जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और अपने डिसॉल्व करा सकते हैं। लास्ट, आई कैन से सेकंड लास्ट, ठीक है, दैट द पार्टनर अदर देन द पार्टनर suing has in any way transferred the whole of his interest in the firm to third party, or has allowed his share to be charged under the provisions of Rule 49 of Order 21 of CPC, or has allowed it to be sold in the recovery of area of land revenue or of any dues recoverable as arrears of the land revenue due by the partners. What is this? Fifth, partner sell his share to third party or charged as arrears of revenue. What is this basically? ये क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि क्या हुआ है, एक पार्टनर ने, जो दूसरा पार्टनर है उसने क्या किया, या तो अपने जितने भी एसेट्स हैं वो किसी थर्ड व्यक्ति को बेच दिया, तो यू एंड मी आर पार्टनर एंड यू शेयर योर शेयर ऑफ पार्टनरशिप टू मिस्टर एक्स, और मुझे एक्स के साथ नहीं करना है बिजनेस, तुमने अपना हिस्सा क्या किया, मिस्टर एक्स को बोला कि मैं तुमको बेच रहा हूँ, हाँ वाई नॉट, बेच सकते, और मुझे अब वो बिजनेस नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करा सकता हूँ। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, आपने बेचा नहीं है, बट क्या हुआ है, आपके खिलाफ कोई डिक्री आ गई है
और उस डिग्री में आपके जो शेयर्स हैं वो क्या हो गए, आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई है, अटैच हो गई है ना। तो आप पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करा सकते हो ताकि आपके ऊपर ना आए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, आपने कोर्ट ने बोला कि आप इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, ये पार्टनरशिप फर्म में आपका शेयर डिसॉल्व अटैच कर दिया। अब कितना शेयर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी तो क्लियर ही नहीं जब तक डिवीजन नहीं होगा, जब तक डेसोल्यूशन नहीं होगा। तो हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए तुम्हारे चक्कर में, तो पार्टनर क्या कर सकता है, रेजोल्यूशन करा के अपना शेयर अलग करा सकता है। सेम वे उसके ऊपर क्या लग गया है, एरियर्स ऑफ रेंट, उसने किसी ज़मीन का रेवेन्यू पे नहीं किया है और ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच होने हो गई है, तो ऑब्वियस आप करा सकते हो, है ना। तो जहाँ पे पार्टनर क्या है, गिल्टी हो गया इन सब कंडक्ट के लिए, या उसने थर्ड पार्टी को भेज दिया, आप करा सकते हो। लास्ट, अब सिंपल से हैं दोनों। लास्ट इज द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन सेव एट लॉस। लास्ट क्या है कि बिजनेस जो है वो इस स्टेज पे आ गया है कि अब उससे प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, बिजनेस इज गोइंग इन लॉसेस एंड इट कैन नॉट बी टर्न इन टू बी प्रॉफिट। तो बिजनेस ऐसे सिचुएशन में चला गया है कि अब उससे प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जब प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं हो सकता तो फिर इसको कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व। दिस इज लाइक रेजिडरी क्लॉज, है ना, इट्स लाइक अ रेजिडरी क्लॉज की कोई और ग्राउंड जो कोर्ट को ठीक लगे उस बेसिस पर, इक्विटेबल एंड जस्ट लगे उस बेसिस पर क्या करा सकते हैं, डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म करा सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 4 मोड्स बाय विच अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड। तो ये 4 तरीके हैं फर्म डेसोल्यूशन के। क्लियर हो गया? तो वी आर डन विद द डेसोल्यूशन ऑफ द